हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 शुरू करेंगे। आपको याद होगा लेक्चर 1 में मैंने हीट ऑफ रिएक्शन की बात की थी। हीट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं और किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। किन चीजों पे आपको याद होगा, हम लोगों ने बताया था एलोट्रोपिक फॉर्म, फिजिकल स्टेट, रिएक्शन कंडीशन और रिएक्शन कंडीशन के साथ साथ जो है ना चौथी चीज जिसपे ये डिपेंड कर जाता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है। अब इस लेक्चर में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। हम लोग इस लेक्चर में हमारा एजेंडा जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन और हेस लॉ है। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें जानना जरूरी है इसको आगे बढ़ने से पहले। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ बताना चाहता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री को मैं क्या समझता हूं। देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाकर जो सीखा है वो मैं आपको पहले दे दूंगा ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लेक्चर 2 में इससे पहले कि हम लोग हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और इन सब चीजों पे बातचीत करें, हम उससे पहले बातचीत करते हैं क्या मैं थर्मोकेमिस्ट्री को समझता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री में अक्सर हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा जाए। हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के 4 तरीके हैं। ठीक है, 4 तरीकों से हीट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतने दिनों में मैंने ये पाया कि यही चीज ही है बस। क्या हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके हैं? पहला हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकलता है, दूसरा हीट ऑफ कंबशन से निकल जाएगा, जिनके बारे में अभी दोनों के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। हेस लॉ से निकलता है और बॉन्ड एनर्जी से निकलता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी से निकलता है। बॉन्ड एनर्जी के बारे में अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। तो यहां हम लोग हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हेस लॉ के बारे में बातचीत करेंगे। हेस लॉ तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं सिखाऊंगा, रिएक्शन को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो हेस लॉ से एक प्रोसेस है जिसके जरिए हीट ऑफ रिएक्शन निकलता है। हीट ऑफ रिएक्शन अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकालना है तो ये भी जो मैं लिखने जा रहा हूं ये हेस लॉ से ही आता है, लेकिन आप इसको जब जो एंड रिजल्ट है उसको याद कर सकते हैं। क्या किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो वो होता है सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसे निकल आता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन अगर आपको है ना निकालना है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकल सकता है। हीट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके निकल जाएगा। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है हीट ऑफ कंबशन से, तो कैसे निकलेगा? सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, ध्यान दीजिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, हीट ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको नीचे लिख दिया है, लेकिन ये इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों चीजें भी है ना हेस लॉ से ही निकल के आती हैं। ठीक है, तो हेस लॉ के ही एंड रिजल्ट को हम लोग याद कर लेते हैं, तो इससे हमें एग्जाम में चीजों को करने में आसानी होगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले चीज क्या जो हमें पढ़नी है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं? अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया, है ना, यहां पर अमोनिया बन रहा है, क्या मैं इस हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकता हूं? ठीक है, तो आंसर होगा नहीं, नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन उसे कहते हैं जब एक मोल चीजें बन रही हो। ठीक है ना, एक मोल चीजें बन रही हो, तो एक मोल चीजों का बनना, जैसे यहां एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है, एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अगर 2 मोल अमोनिया बनाता है, तो इस हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन कहने के लिए प्रोडक्ट साइड एक मोल चीजें बननी चाहिए। यानी जब हम इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो रिजल्ट आएगा, तब जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या सीखा? हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए द प्रोडक्ट फॉर्म्ड शुड बी 1 मोल, शुड बी 1 मोल। ठीक है, मैं लिखता इसलिए हूं ताकि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो चाहे तो पैरेलली एक
नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए सबसे पहली प्राइम कंडीशन क्या है कि जो चीज बने वो 1 मोल बने, ठीक है। आइए 1 मोल चीजें बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं CO प्लस हाफ O2 चेंजेस इनटू 1 CO2, ठीक है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 मोल CO2 बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। कारण क्या है, यहां एक और कंडीशन हम लोग को सीखने को मिली। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए जरूरी यह है कि जो भी रिएक्टेंट साइड हो वो सारे के सारे प्योर एलिमेंट्स होने चाहिए। ये ठीक था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है प्योर एलिमेंट्स है, पर यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्योर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी चीजें जो है प्योर एलिमेंट्स रहेंगी, प्योर एलिमेंट्स से बनेंगी, 1 मोल बनेंगी, हम उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, क्या द reactants should be 1 mole, should be 1 mole। तो तभी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं जब, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया, द रिएक्टेंट शुड बी प्योर एलिमेंट, आई एम सॉरी, द रिएक्टेंट्स शुड बी प्योर एलिमेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट शुड बी प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं C डायमंड कार्बन का प्योर एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन, अब मैंने इसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं और मैंने CO की जगह प्योर एलिमेंट लिख दिया है ना, कार्बन विच इज इन डायमंड फॉर्म, डायमंड के एलोट्रोपिक फॉर्म में सॉलिड प्लस गैसियस चेंजेस इनटू CO2। अब आपको ये लग सकता है कि हाँ, अब इस हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा अभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। एक कंडीशन और है, देखिए यहां पे ऊपर बताई सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो बन रहा है 1 मोल बन रहा है, प्योर एलिमेंट्स से बन रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्योर एलिमेंट। इवन देन लेडीज एंड जेंटलमैन वी कैन नॉट से कि इस हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो आप लें वो सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होना चाहिए। यानी दूसरी कंडीशन क्या है, द प्योर एलिमेंट on reactant side should be most stable allotropic form, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म, सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होना चाहिए। तो आपके मन में आ सकता है कि सर सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से होंगे, हमें क्या पता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से हैं, मैं यहां पे एक जितने चीजों से आपका काम चल जाएगा उतना मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट होता है कार्बन का है ना, ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। फॉस्फोरस में व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है, सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होगा। सल्फर में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर, ठीक है, रोम्बिक सल्फर जो होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इन बातों को आप ध्यान रखें। तो मैंने अभी क्या सीखा, मैंने सीखा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन उसे कहते हैं, उस हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं जहां जो बने 1 मोल बने, प्योर एलिमेंट्स से बने, जो भी प्योर एलिमेंट लिए जाएं वो सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशंस तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी ताकि आप किसी हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकें, ठीक है। अगली बात क्या, चलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं। मैं अगर कहता हूं हाइड्रोजन गैसियस प्लस ब्रोमीन गैसियस चेंजेस इनटू
ट्वाइस HBr, हाँ इसको 1 मोल करने के लिए मैं इस पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, हाफ हाइड्रोजन गैशियस प्लस हाफ ब्रोमीन गैशियस चेंजेस इनटू HBr, है ना, गैस HBr जो भी है गैशियस। इस हीट ऑफ रिएक्शन को देख के लगता है, देखिए इसमें जो बन रहा है 1 मोल बन रहा है, सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन के कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होते, ठीक है, और प्योर एलिमेंट्स से बन रहा है। तो यहां पहले बताई गई तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। इसके बावजूद इस हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr नहीं कह सकते। क्या गलती हो गई, है ना, एक गलती और है, यही आखिरी कंडीशन है। 4 कंडीशंस होती हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में, आखिरी कंडीशन क्या है, जो आप ले रहे हैं उसका स्टेट एलिमेंटल स्टेट होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टेंट या प्योर एलिमेंट जो आप ले रहे हैं, प्योर एलिमेंट्स शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट। अब आप पूछेंगे कि सर ये एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट का मतलब है ना, अगर 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका जो स्टेट होगा उस एलिमेंट का, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, एलिमेंटल स्टेट कहेंगे, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट कहा जाएगा। अब हमें मालूम है, मैं यहां पे एलिमेंटल स्टेट्स भी लिस्ट कर देता हूं, है ना। अगर आपको लेना है क्लोरीन, तो क्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट गैस होगा। अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन के लिए आपको उसको लिक्विड लेना पड़ेगा। अगर आप आयोडीन लेंगे तो आयोडीन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, उसको सॉलिड लेना होगा। अगर आप फास्फोरस लेंगे तो उसको सॉलिड लेना होगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, जो रूम टेम्परेचर पर या एक एम्बिएंट कंडीशन पर जो भी चीज जिस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसी स्टेट में उसको जब लिया जाएगा तभी आप उसके हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी सीखा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, हम किसी रिएक्शन में निकलने वाले हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन तब कह सकते हैं जब जो बने 1 मोल बने प्योर एलिमेंट्स से बने, सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म यूज किए जाने चाहिए, और जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उनका स्टेट एलिमेंटल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तब हम किसी भी रिएक्शन में निकलने वाले हीट को हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न उठता है कि हीट ऑफ रिएक्शन का क्या काम है। तो मैं कहता हूं कि किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यूजेस। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताऊं, ठीक है, जैसे ये एक बात बताई, ऐसे ही अगली बात क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स को 0 ले लिया जाता बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन का मतलब है कि ऐसा, है ना, पूरे पृथ्वी पे लोगों ने मिलकर मान लिया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन प्योर एलिमेंट्स का सभी कोई 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं, तो इनके बनने में कितना हीट लगा ये नहीं मालूम लोगों को, इसलिए इसको बाई कन्वेंशन 0 मान लिया जाता है। जबकि इससे अब प्योर एलिमेंट से मिलाकर अगर हम कुछ बनाएंगे तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स इज 0, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इज ऑल्सो बाई कन्वेंशन टेकन एज 0, ठीक है। H+ आयन जो है इस दुनिया का एकमात्र आयन है जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है 0 लिया जाता है। अगली चीज क्या, किसी भी रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD, किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन आप हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके निकाल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ, इस रिएक्शन में कितना हीट निकला। देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल्ड बातचीत मैंने लेक्चर नंबर 1 में की है, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ अब हीट ऑफ रिएक्शन को यूज कर रहा हूं। हीट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी इस लेक्चर की शुरुआत में बताया कि आपको पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे बस यही पूछे जाएंगे, हीट ऑफ रिएक्शन निकालिए। हीट ऑफ रिएक्शन कितने तरीके से निकलता है, मैंने अभी डायग्राम बना के बताया था, 4 तरीके से, हीट ऑफ फॉर्मेशन से, बॉन्ड एनर्जी से, हेस लॉ से, और क्या, हीट ऑफ कंबशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसका मतलब हुआ C नंबर ऑफ मोल्स, C इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, माइनस A इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A
प्लस बी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ऐसे हीट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन को और अच्छा समझने के लिए आइए इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कैलकुलेट द heat of reaction of the following reaction। क्या रिएक्शन दिया हुआ है ना? ZNO solid plus CO solid changes into ZNS plus CO2 gaseous। इसका हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। और क्या दिया हुआ है ना? डेटा दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज -350, heat of formation of CO2 is -390, heat of formation of CO is -110 किलोजूल पर मोल। ठीक है, किलोजूल पर मोल। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां पे सॉल्यूशन निकाल रहा हूं इसका। मैं चाहूंगा व्यूअर्स जो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और ना हो तो फिर वीडियो पॉज करके देखें, और अगर ना हो तो जो है वीडियो ऑन करके या चलाकर इसका सॉल्यूशन देखें। पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की टेंडेंसी रखें। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन 4 तरीके से निकलता है। ठीक है, मैंने बताया हेस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड एनर्जी। यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन इसलिए लगेगा क्योंकि डेटा जो है वो खाली हीट ऑफ फॉर्मेशन का दिया हुआ है। ठीक है, और खाली अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है तो आप हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया किसी भी रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे निकलता है? सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके निकल जाएगा। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे है? प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक, जिंक का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्योर एलिमेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन बाय कन्वेंशन हम लोग 0 ले लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है -390 किलोजूल पर मोल, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZNO कितना हो जाएगा? -350 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? -110। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज निकल के आएगी। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना आ जाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? -390 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, आ जाएगा -460, है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 460 माइनस 390 दैट इज +70 किलो जूल। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे किसी भी गिवन रिएक्शन का हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। किसके टर्म्स में? हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में। फॉर्मूला क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आइए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि रिएक्शन दिया हुआ था, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें रिएक्शन दिया ना हो, सिर्फ लिखा हो कि रिएक्शन क्या हो रहा, तो वहां पर थोड़ी सी सिचुएशन टफ हो जाती है, आपको रिएक्शन भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कोई कहता है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन, है ना? लिक्विड बेंजीन एट स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन enthalpy of formation of C6H6 liquid, H2O liquid, CO2 gas R 49 minus 286.2 and minus 393.5 kilocalories per mole। ठीक है, किलो कैलोरीज पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? तो कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन एट स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
दिस आर दिस रेस्पेक्टिवली, ये निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं हीट ऑफ कंबशन पढ़ाऊंगा, पर बहुत सिंपल है, आप इसको समझ भी सकते हैं। हीट ऑफ कंबशन मतलब होता है एक मोल किसी चीज को जलाने में जितनी एनर्जी लगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन। ध्यान दीजिएगा, चीजें वही है, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के कि आपसे बार बार हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा और उसको निकालने के 4 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हेस लॉ, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो बस नाम, अच्छा अब मजे की बात क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट ना कहेंगे कि इस रिएक्शन का हीट निकालो, उसका नाम ले लेंगे, उसका कुछ नाम रख देंगे, कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन की जगह हीट ऑफ रिएक्शन को एक नाम दे देंगे, कहेंगे हीट ऑफ कंबशन निकालिए, ठीक है। तो जब भी आपसे हीट ऑफ कंबशन निकालने को कहा जाए, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने को कहा जाए, या हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन निकालने को कहा जाए, या हीट ऑफ सॉल्यूशन निकालने को कहा जाए, कोई भी हीट निकालने को कहा जाए, आपको समझते देर नहीं लगना चाहिए कि बेसिकली ये हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, जो 4 तरीके से निकलता है, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ठीक है ना। तो आइए पहले रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेंजीन को का हीट ऑफ कंबशन निकालना, बेंजीन इसे कहते हैं C6H6 लिक्विड, एक ही मोल लीजिए तभी आप उसको हीट ऑफ कंबशन कह पाएंगे, प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड इसलिए लिखा मैंने क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर का 1 एटमॉस्फेयर होना और टेम्परेचर का है ना 298 केल्विन होना, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन है। 298 केल्विन पे वाटर लिक्विड होगा, ठीक है, वाटर लिक्विड होगा, इसलिए मैंने लिक्विड लिखा इसको यहां पे। आइए इसको बैलेंस करते हैं। 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, यहां पे 3 लीजिए, 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन इज C6H6, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 6 2 12 और प्लस 3 15, यहां पे आप लिख सकते हैं 15/2 गैसियस। इस हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ कंबशन कह सकते हैं, यही मुझे निकालना है, कितना होगा, ठीक है। मुझे हीट ऑफ कंबशन निकालना है, पर मैंने कहा आपसे असलियत में पूछा हीट ऑफ रिएक्शन ही जा रहा है, ठीक है। असलियत में आपसे हीट ऑफ रिएक्शन ही पूछा जा रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। भले ही उसको नाम हमने क्या दे दिया, हीट ऑफ कंबशन नाम दे दिया, पूछा हीट ऑफ रिएक्शन जा रहा है। हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के मुझे 4 तरीके पता है, पर अभी मैं सिर्फ कौन से 4 तरीके हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड एनर्जी, हेस लॉ, यहां हम लोग कौन सा लगाएंगे वो क्वेश्चन बताएगा हमें। क्वेश्चन में अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका दिया हुआ है, सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला कहता है सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट करके निकाल लेंगे। सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? आप देख सकते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लिख सकते हैं 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है? -393.5, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं -393.5 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो दिया हुआ है -286.2, ठीक है, -286.2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन बाई कन्वेंशन 0 है, मैंने अभी सिखाया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स इज बाई कन्वेंशन टेकन एज 0, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन इज 49, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन इज 49। तो यहां पे आप 49 ले लीजिए, क्या लिखेंगे 1 इंटू 49। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास इसका सॉल्व किया हुआ आंसर है। आप पाएंगे कि इसका फाइनल आंसर आएगा -3268.6, है ना, किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो बच्चों अब इस लेक्चर में एक चीज तो श्योर है कि हम लोगों ने एक चीज तो पक्का कर लिया कि हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब समझ में आता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है जो चीज बने, एक मोल बने, प्योर एलिमेंट्स से बने, जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं वो सबसे
स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म के होने चाहिए और उनका स्टेट एलिमेंटल स्टेट होना चाहिए। और हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें पता चला कि हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन भी निकाला जा सकता है। हीट ऑफ रिएक्शन का क्या तरीका है निकालने का? हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है? हीट ऑफ सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे करके निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज का एजेंडा है हमारा हीट ऑफ कंबशन। आइए उसको देखते हैं। हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच कॉम है ना, हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। आपको याद होगा अभी मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन बताया। हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत सारी कंडीशन है, जो बने वो एक है, 1 मोल बने, प्योर एलिमेंट्स से बने, सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म हो, एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, हीट ऑफ कंबशन में कोई कंडीशन नहीं है सिवाय एक कंडीशन के कि आप जिसको मन करे जलाइए, बस एक ही मोल जलाइए। मतलब क्या? अगर मैं लिखता हूं सी डायमंड plus O2 gives CO2, that is this heat of reaction can be called heat of combustion of diamond। ठीक है, आप heat of combustion of diamond कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल डायमंड जल रहा है। अगर आप ग्रेफाइट जलाते हैं, कोई स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म का चक्कर नहीं है ना, आप ग्रेफाइट जलाते हैं, ठीक है, जलाइए, कितना जला? 1 मोल अगर जला है, 1 मोल अगर जलाया गया है तो हम इसे हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कह सकते हैं। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कहा जा सकता है। अगर आप यहां पर है ना ब्रोमीन लिक्विड जला रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, और क्या हीट ऑफ कंबशन मतलब एक कंडीशन मुझे समझ में आई कि है ना जो भी जले वो 1 मोल जले। द कंबशन should take place for 1 mole of substance, for 1 mole of substance। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस के लिए कंबशन होता है। ठीक है, कंबशन शुड टेक प्लेस फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल कोई भी चीज जले। हाँ, एक कंडीशन और है ना, ऐसा नहीं कि अधूरा जले। मतलब क्या? अगर आप लिखते हैं C+O2 चेंजेस इनटू ट्वाइस CO, इस हीट ऑफ रिएक्शन को आप हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो पूरा जला नहीं है, अधूरा जला है। कैसे पता चलता है कि पूरा जल गया है? हम उसे कहते हैं कि पूरा जल गया है जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच जाता है। ठीक है, कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ठीक है, +4 है। ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह के लिए डिटेल जानकारी जानने के लिए आपको रेडॉक्स चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स देखना होगा। ठीक है, यहां पे कैसे मैक्सिमम पता लगाते हैं, कैसे मिनिमम ऑक्सीडेशन पता लगाते हैं, नंबर पता लगाते हैं, इसके लिए आपको है ना रेडॉक्स लेक्चर देखना होगा, का वीडियो लेक्चर्स देखना होगा। अभी फिलहाल मैं यही कह सकता हूं कि कार्बन का मैक्सिमम चूंकि 4 होता है, इसलिए यहां पे सिर्फ +2 बना है, ये अधूरा कंबशन है। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए 2 कंडीशन है, एक जो जले 1 मोल जले, और जो जले वो पूरा जले। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन यहां हुआ है क्योंकि कार्बन अब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है। अब इससे ज्यादा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन निकली हीट ऑफ कंबशन कहने के लिए? पहली चीज जो है ना, पहला कंडीशन क्या है? 1 मोल सब्सटेंस शुड अंडरगो कंबशन। और दूसरी कंडीशन क्या है ना? कंप्लीट कंबशन शुड टेक प्लेस, कंप्लीट कंबशन शुड टेक प्लेस। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप उस हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन कहने के लिए फ्री हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी नोटेबल बात क्या है ना, नोटवर्दी बात क्या है कि कंबशन होने पर हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, मींस इज ऑलवेज a exothermic reaction। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमेशा हीट ऑफ कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। दूसरी बात क्या है
हीट ऑफ कंबशन सिर्फ एक ही चीज का जीरो होता है ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इज जीरो। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इसलिए जीरो होता है क्योंकि है ना ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, सिर्फ जलने में मदद करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन डजंट अंडरगो कंबशन, कभी भी इसका खुद का कंबशन नहीं होता, डजंट अंडरगो कंबशन बट इट हेल्प्स इन कंबशन। तीसरी चीज, कई बार लोग कहते हैं कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे फ्लोरीन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और F2O बनाता है, ठीक है ना, तो याद रखिए इसका हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन का हीट ऑफ कंबशन जो है वो पॉजिटिव है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ फ्लोरीन इज पॉजिटिव। एक्चुअली ये ट्रू कंबशन भी नहीं है, क्योंकि कंबशन का मतलब होता है कि चीजें खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। ठीक है, यहां ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चीजें जीरो स्टेट पे कहां चली जाए, है ना, बड़ी स्टेट पे चली जाए, है ना, हाईएस्ट स्टेट पे चले जाए, वो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पे फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइन करके लोअर स्टेट पे जा रहा है, तो सही मायने में ये ट्रू कंबशन भी नहीं है। पर अगर कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन ही कहा जाता है तो हां, फ्लोरीन का हीट ऑफ कंबशन जो है पॉजिटिव आता है। तो इस चीज का पॉइंट नंबर 1 का एकमात्र एक्सेप्शन यह है कि फ्लोरीन का हीट ऑफ कंबशन पॉजिटिव होता है, बाकी इस दुनिया में सारी चीजों का हीट ऑफ कंबशन नेगेटिव होता है, और हीट ऑफ कंबशन जीरो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का होता है। तो मैंने तीनों बातें बता दी, हीट ऑफ कंबशन पॉजिटिव कब होता है, जीरो कब होता है, और नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, और पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है हीट ऑफ कंबशन का? जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन का मैंने यूज बताया था, ऐसे हीट ऑफ कंबशन का भी काफी यूज है। हीट ऑफ कंबशन का यूज वही है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूज है। अगर आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो आप उस रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन की मदद से निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहता हूं आपसे कि एक रिएक्शन है AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD, ठीक है, अगर एक रिएक्शन है तो अगर कोई कहता है इसका हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, करके निकाला जा सकता है। ठीक है, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकलेगा? ठीक है, कैसे निकलेगा? तो आप लिख सकते हैं A इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ A प्लस B इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ B माइनस C, अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, C इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ C प्लस D इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ D, ऐसे करके निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने दो चीजें आज सीख ली। एक सीखा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं, और हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकालते वक्त यही फॉर्मूला होता है, बस यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट हो जाता है माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है। जबकि हीट ऑफ रिएक्शन अगर आप हीट ऑफ कंबशन से निकालते हैं तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस लेक्चर की शुरुआत में एक डायग्राम बनाया था। मैंने कहा था कि द कोर आइडिया ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इज टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना कोर आइडिया है। हीट ऑफ रिएक्शन चार तरीके से निकलता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हेस लॉ, बॉन्ड एनर्जी, और क्या, हीट ऑफ कंबशन। मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन से हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और हीट ऑफ कंबशन से हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। आइए इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन, ठीक है, इथिलीन at 25 degrees Celsius, given that heat of combustion of ethylene comma hydrogen
and ethane are -1410, comma -286.2 and -1560 kilojoule per mole respectively at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन पे बेस्ड है। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हमेशा कहा कि थर्मोकेमिस्ट्री का कोर आइडिया है हीट ऑफ रिएक्शन निकालना। तरह तरह से नाम बदलकर आपको हीट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। अब यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट ना पूछ के कह रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स खुद अटेम्प्ट करें, ना आए तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन। इथिलीन किसे कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4। ठीक है, C2H4 इथिलीन कहते हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन, मतलब इसमें मैं हाइड्रोजन गैस जोड़ता हूं और ये इथेन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर जोड़ेंगे तो ये इथेन बन जाएगा, इथेन। इसको आप कह सकते हैं C2H4। ठीक है, और इसको कह सकते हैं C2H6। कहा जा रहा है इसका हीट ऑफ क्या? हाइड्रोजनेशन बताइए। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम जरूर है पर एक्चुअली ये इस रिएक्शन में निकलने वाला हीट है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मुझे मालूम है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भले ही पूछा है पर उन्होंने पूछा हीट ऑफ रिएक्शन है। और हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 4। हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकलता है, हीट ऑफ कंबशन से निकलता है, हेस लॉ से निकलता है और बॉन्ड एनर्जी से निकलता है। यहां पे हम कौन सा लगाएंगे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन दिए गए हैं सबके, ये रहे, ये वैल्यूज हैं, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है। तो मैं हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दूंगा, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ, या देखिए इसमें रिएक्टेंट पहले होता है, रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दूंगा। हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखा जाएगा? तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथिलीन विच इज गिवन एज माइनस, है ना, 1410 प्लस, है ना, 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन कितना है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस 286.2 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल इथेन बन रहा है, 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। इथेन का हीट ऑफ कंबशन आप देख सकते हैं, यहां पर कितना दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है -1560। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं -1560। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी -136.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन के मार्फत, ठीक है, ये आपको दिखाया ना, मैंने इस क्वेश्चन के मार्फत आपको ये शो किया कि कैसे, है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कि एक हीट ऑफ रिएक्शन है निकाला जा सकता है हीट ऑफ कंबशन की मदद से। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी हीट ऑफ रिएक्शन को निकालने का हीट ऑफ कंबशन से क्या तरीका, ये जो कॉन्सेप्ट है ये और क्लैरिटी आ जाए। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द हीट ऑफ कंबशन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, कार्बन कॉमा हाइड्रोजन and sucrose are -393.5, -286.2, -286.2 and -5644.2 kilojoule per mole respectively. Calculate enthalpy of formation of sucrose. Calculate enthalpy of formation of sucrose. ठीक है, now that's a very beautiful question. Let's attempt. क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं।
द हीट ऑफ कंबशन, देखिए ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में शुरू से ही हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सुक्रोज आर इतना इतना इतना। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हमें सुक्रोज के बनने की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज निकालना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है मुझे सुक्रोज का। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है मुझे सुक्रोज। सुक्रोज आप जानते हैं C12H22O11 को कहते हैं शुगर, वो चीनी जो हम लोग खाते हैं उसे सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जैसे ही कहा गया, मैंने अभी इस लेक्चर में पढ़ा है, 4 कंडीशंस मेरे दिमाग में आनी चाहिए या आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहला, जो बने 1 मोल बने, यानी 1 ही मोल C12H22O11 बनेगा। जो बने 1 मोल बने प्योर एलिमेंट्स से बने, यानी मैं यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इस्तेमाल कर सकता हूं। जो बने प्योर एलिमेंट्स से बने, सबसे स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म हो, यानी यहां पे मैं ग्रेफाइट ही यूज कर सकता हूं, और चीजें अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो, यानी ये सॉलिड ही हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, ऑक्सीजन भी गैस हो सकता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो ध्यान दीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री टफ इसलिए होती है क्योंकि लोग पूरी कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते। अगर आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है तो 4 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो बने 1 मोल बने, प्योर एलिमेंट से बने, सबसे स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म हो, और एलिमेंटल स्टेट यानी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड कंडीशन में जिस स्टेट में आप एग्जिस्ट करते हैं उस स्टेट में होने चाहिए। ऐसे हीट ऑफ कंबशन के लिए 2 कंडीशंस होती है, जो जले, एक मोल जले और पूरा जले। ठीक है, खैर यहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए मैंने कंडीशंस मार्क कर लिया, ये बैलेंस कर लेते हैं। लिख सकते हैं यहां पे 12C ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन कितना है 22, दैट मींस आई कैन राइट हियर 11/2 हाइड्रोजन प्लस, सॉरी 11/2 नहीं, 11 हाइड्रोजन प्लस 11/2 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज कहा गया है निकालने के, C12H22O11, पर मुझे मालूम है ये एक तरह का हीट ऑफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन में निकलने वाले हीट या एब्जॉर्ब होने वाले हीट के बराबर होगा। ये हीट ऑफ रिएक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन को हम अक्सर नई नई संज्ञा दे देते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा नए नए नाम दे देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा थर्मोकेमिस्ट्री में कोर आइडिया क्या है, हर बार आपसे क्वेश्चन में एक हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा जिसको निकालने के 4 तरीके हैं, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हेस लॉ, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यहां हम कौन सा तरीका अपनाएंगे क्वेश्चन बताएगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में सबका हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमको यहां हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन से निकालना है। कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन से कैसे निकलता है? सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। ठीक है, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकलेगा, आइए चेक करते हैं। 12 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस 11 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11/2 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन 0 होता है बाई कन्वेंशन, हमें पता है। ठीक है, माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी सुक्रोज, यानी 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, आइए 12 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया है कितना है, -393.5, यह आ जाएगा -393.5, और हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना, -286.2। हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन बाई कन्वेंशन 0 होता है, इसलिए मैंने यहां पे 0 ले लिया। ठीक है ना, यहां पे मैंने 0 ले लिया है। और हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज लेना है मुझे। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज मुझे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कितना है, -5644.2, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं -5644.2। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस, इसका आंसर है मेरे पास +2226 किलो जूल पर मोल, 2226 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर।
तो इस लेक्चर में हमारे कई एजेंडों में से 2 एजेंडा हम लोगों ने पूरा कर लिया। पहला, हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं ये सीखा। हम लोगों ने हीट ऑफ कंबशन किसे कहते हैं ये सीखा, और दोनों से हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाए ये सीखा। आइए हीट ऑफ कंबशन जानने के बाद हम लोग वैल्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी नापने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी या कितना अच्छा फ्यूल है ये नापने का तरीका है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है, देखिए हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो जूल पर मोल होता है। 1 मोल किसी भी चीज को जलाने में कितनी एनर्जी निकली, पर कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। हम इंसान वेट को ज्यादा अच्छा समझते हैं, मोल को कम। हो सकता है किसी का मोल पर मोल ज्यादा हीट निकल रहा हो लेकिन पर ग्राम कम हीट निकल रहा हो। तो सबसे अच्छा फ्यूल को नापने का तरीका हीट ऑफ कंबशन नहीं है, क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। मैं डिफाइन करता हूं। कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 gram of any fuel undergoes complete combustion, ठीक है। किसी भी फ्यूल का अगर कंप्लीट कंबशन होता है 1 मोल फ्यूल का, तो हम उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कार्बन को आप जलाते हैं, CO2 बनता है। हीट ऑफ कंबशन इसका आता है x किलो जूल पर मोल। तो आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, आप कह सकते हैं 1 मोल कार्बन को जलाने में x किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। 1 मोल कार्बन मतलब कितना? मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर ऑफ मोल जितना दिया हो इनटू एटॉमिक मास 12, इतना ग्राम, यानी 1 मोल मतलब 12 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल मतलब 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन को जलाने में x किलो जूल एनर्जी लगी, यानी 1 ग्राम कार्बन को जलाने में कितनी एनर्जी लग जाएगी? x किलो जूल बाई 12। इसको 1 ग्राम को जलाने में जितनी एनर्जी लगती है इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो अब मैं कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं। क्या? कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। लिख सकता हूं हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय, है ना, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ द फ्यूल। ये कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, क्या कि हीट ऑफ कंबशन of ethylene and ethane C2H6 are minus 1410 kilojoule per mole and minus 1560 kilojoule per mole, ठीक है। लगाओ हीट ऑफ कंबशन ऑफ दिस एंड दिस आर इतना एंड minus 1560 kilojoule per mole respectively, which is better fuel, पूछा जा सकता है कि दोनों की अगर का हीट ऑफ कंबशन अगर इतना है, कौन सा अच्छा फ्यूल होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू निकालिए। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ C2H4, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ C2H6 निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ C2H4 कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं C2H4 का हीट ऑफ कंबशन, मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन कितना है? minus 1410 किलो जूल है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना का? 12 2 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा ये, ठीक है। जबकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1560 माइनस 1560, माइनस हटा सकते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। 1560 किलो जूल अपॉन 12 2 24 प्लस 6 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा
ये आ जाएगा 705, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 1 जा 700, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये चीज निकल के आ रही है 100.7 डिवाइड बाई 2, 100.7 डिवाइड बाई 2 इज 50.35 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। ये निकल के आए, ये कितना आ जाएगा आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 156/3, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, ये आ रहा है 52 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू इथेन की, है ना, इथेन की ज्यादा है क्योंकि पर ग्राम इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि, है ना, C2H6 यानी इथेन इज बेटर फ्यूल देन इथीन, ठीक है। इथीन से बेटर फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी जान लिया। हम लोगों ने अब तक हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन पे काम किया और कैलोरीफिक वैल्यू पे भी काम किया। एक लास्ट टॉपिक जो इस लेक्चर में रह जाता है वो है कि आप हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। हीट ऑफ कंबशन का कैलकुलेशन हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर से करते हैं। आइए उसको सीखने की कोशिश करते हैं और उस पर कुछ सवाल करते हैं। आइए हीट ऑफ कंबशन नापने का तरीका देखा जाए जिसको कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है ना। मेजरमेंट of heat of combustion, which is called bomb, which is measured in bomb calorimeter, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है इसको देखा जाए। आप क्या करिए, एक बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर आप कोई भी नॉन चीज डालने का एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। यहां से आप उस नॉन चीज को डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस 30 बार प्रेशर पे भरा जाता है। इसमें एक थर्मामीटर लगा दीजिए। थर्मामीटर इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो रहे तापमान के चेंज को नापेगा, ठीक है ना। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर लगा दीजिए और, है ना, टेम्परेचर इसमें मत लगाए, थर्मामीटर इसमें मत लगाइए। एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर 30 बार पे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस 30 बार पे है। आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको बंद कर दिया हम लोगों ने और इसमें आप इस डक्ट से कोई भी चीज इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए। ये रास्ता बिल्कुल पानी से आइसोलेटेड है। इसमें आप पानी भर लीजिए, नोन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इससे आप कोई सब्सटेंस इसके अंदर डालिए जो यहां आ जाएगा और उसको जलाया जाए, ठीक है ना। उसको इलेक्ट्रिक वायर से गर्म किया जाता है, जला दिया जाता है। इसको जलने दीजिए। इसके जलने पर टेम्परेचर में चेंज आएगा। अच्छा ध्यान रखिए, ये जो बाहरी कोटिंग है जो पानी के अंदर रखे हुए है ये इंसुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी इंसुलेटेड, इससे एनर्जी बाहर ना निकले, ठीक है। इसमें आप थर्मामीटर लगा दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि पानी में कितने टेम्परेचर का चेंज आया, ठीक है। आपने यहाँ पे थर्मामीटर लगा रखा है, दिस इज थर्मामीटर, थर्मामीटर लगा रखा आपने, दिस इज थर्मामीटर। यहाँ पे आपने थर्मामीटर लगा रखा। अब होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे थर्मामीटर लगा रखा है, ये चेंज जो है टेम्परेचर का वो डिटेक्ट करेगा। यहां से आपने कोई सब्सटेंस इसके अंदर दिया और इसका टेम्परेचर बढ़ाने लगी, इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। आग लग जाएगी तो वो उसका पूरा कंबशन होगा और हीट जो है वो बाहर निकलेगी और बाहर निकल के पानी को गर्म करेगी। पानी बाहर का जब गर्म होगा तो इसके अंदर का पारा जो है ऊपर चढ़ने लगेगा, आपको पता चलेगा कितने टेम्परेचर का चेंज आया, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं,
ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसमें जो चीज जलाई उसका वेट था W, ठीक है, उसका वेट था W, तो आप कह सकते हैं W जो वेट आपने लिया ग्राम, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, यानी इतना मोल वो सब्सटेंस लिया गया जिसको जलने में जो हीट लगा वो कितना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर वाटर और कैलोरीमीटर दोनों का एक साथ टोटल हीट कैपेसिटी दिया रहता है। तो अगर टोटल हीट कैपेसिटी देगा तो उसकी यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस में होगी, मतलब इतना जूल लगेगा, कुछ एक्स जूल लगेगा ताकि पानी और ये बर्तन सब मिलाकर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। ठीक है, कई बार ये टोटल ना देकर बाइफरकेटेड दे देते हैं, क्या कि पानी का सी इतना है, यानी पानी का अगर हीट कैपेसिटी दिया होगा तो वो इस तरह की यूनिट होगी, वाई जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपको पानी का वैसे हीट कैपेसिटी पता भी है, 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये दिया हो सकता है, और हो सकता है कि इसकी टोटल इसकी अलग से हीट कैपेसिटी दी हो। ठीक है, तो बर्तन की अलग दी हो और पानी की अलग दी हो, ठीक है, दिया हो। डेल्टा टी आप यहां से नाप लेंगे, इस टेम्परेचर से डेल्टा टी नाप लेंगे तो आप टोटल हीट निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए डेल्टा टी तापमान बढ़ा, ठीक है, पानी का मास नोन मास है, एम मास है, तो ये जो हीट निकला बाहर, इसने एक तो पानी को गर्म किया, एक तो इसने पानी को गर्म किया, वाटर को गर्म किया, और साथ में जो कैलोरीमीटर का जो वेसल है ना, वेसल है, उसको गर्म किया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि W ग्राम वाटर था, ये सब्सटेंस जो आपने जलाया वो W ग्राम था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल आ जाएगा, इतना मोल जलाने पर इतना हीट निकला वाटर का और वेसल का, यानी आप कह सकते हैं W/M मोल जलाने पर जो हीट निकला वो कितना है। वाटर का हीट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, M C डेल्टा टी प्लस वेसल का कैसे हो जाएगा, CT डेल्टा टी। ठीक है, यूनिट सही पता चल रहा है। ठीक है, ये पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी आपको इसमें मास और डिग्री सेल्सियस दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, मास और टेम्परेचर दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, तब इसकी यूनिट है ना हीट की आ जाएगी। ठीक है, हीट की आएगी, जबकि यहां ये जूल पर डिग्री सेल्सियस, यानी आपको सिर्फ डेल्टा टी मल्टीप्लाई करना होगा, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट से भी काफी कुछ पता चलता है। ये टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर है और ये हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि इनसाइड है इसके। ठीक है, तो इतना मोल जलाने पर इतना हीट निकला, तो 1 मोल जलाने पर कितना हीट निकलेगा, MC डेल्टा टी प्लस CT डेल्टा टी बाय W/M। ठीक है, ये आपका 1 मोल जलाने पर जितना हीट निकला, इसको आप क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हीट ऑफ कंबशन इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी बढ़ेगी। 3.5 ग्राम ऑफ फ्यूल, है ना, molecular weight 28 was burnt in calorimeter, and raised the temperature of 1 gram water from 25 degrees Celsius to 67.3 degrees Celsius. If all the heat generated was used in heating water, calculate heat of combustion of fuel. Calculate the heat of combustion of fuel. Calculate the heat of combustion of fuel. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कहते हैं कि
3.5 ग्राम कोई फ्यूल है जो कि बॉम्ब कैलोरी मीटर में जलाया गया, उससे पानी का तापमान यहां से यहां तक बढ़ गया, तो जितना हीट जनरेट हुआ वो सब पानी को ही गर्म में करने में गया, हीट ऑफ कंबशन निकालिए। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कितना सब्सटेंस था? 3.5 ग्राम। मोल निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इतना मोल किसी भी सब्सटेंस को जलाने में जो हीट लगा वो निकाल लेते हैं। हीट कैसे निकलेगा? हीट निकलेगा mc डेल्टा टी, ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है ना, है ना, mc डेल्टा टी करके निकल जाएगा। m पता है 1 ग्राम पानी है। ठीक है ना, इतने से इतने डिग्री तक जलाया, गर्म किया गया, यानी 3.5 बाई 28 मोल इज इक्वल्स टू m। m कितना हो जाएगा? 1 ग्राम इंटू पानी का C कितना होता है? 4.18 जूल या 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी निकाल लीजिए, डेल्टा टी कितना है? फिर से क्वेश्चन बढ़िए। 3.5 ग्राम ऑफ फ्यूल वॉज बर्न्ड इन कैलोरी मीटर एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर है ये m, है ना। पानी का C 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, ये जग जाहिर है, सबको पता है। ठीक है, फ्रॉम इतना तो इतना, इनका टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 42.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 42.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, होप आई एम करेक्ट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 67.3 और ये 25 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 0.324, 42.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आया। तो मैं कह सकता हूं C ये हो गया और डेल्टा टी ये हो गया डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं यूनिट से भी कंपेयर, डिग्री सेल्सियस, ग्राम, तो टोटल यूनिट जूल की आ जाएगी। यानी 3.5 बाई 28, 3.5 बाई 28, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 और ये 8, 1/8 मोल किसी भी कंपाउंड को जलाने में जो हीट निकला वो निकला 4.2 इंटू 42.3 जूल। ठीक है, यानी 1 मोल उस सब्सटेंस को जलाने में जो हीट लगेगा वो 4.2 इंटू 42.3 बाय 1/8 जूल होगा। यानी 1 मोल उस चीज को जलाने में हीट जो निकलेगा वो 4.2 इंटू 42.3 इंटू 8 जूल होगा, है ना। इस चूंकि 1 मोल को जलाने में इतना हीट लगा है तो आप इसको हीट ऑफ क्या कंबशन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप हीट ऑफ कंबशन इस फ्यूल का निकाल सकते हैं, जो पूछा गया है हमसे कि हीट ऑफ कंबशन कैसे निकलेगा। इसकी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मेरी समझ से आती है, हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल्स टू, ये जो निकल के आएगा वो आएगा 1421.28 जूल पर मोल। तो आज थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर 2 में हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, कैलोरीफिक वैल्यू, बॉम्ब कैलोरी मीटर, ये चीजें पढ़ी और इनके ऊपर क्वेश्चंस करके इनको अच्छे से समझा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं हेस लॉ पे। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय हेस लॉ? हेस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं और उस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।